हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैंने अभी तक 5वां लेक्चर ले चुका हूँ बायोकेमिस्ट्री का। आज 6वां लेक्चर लेने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उन वीडियो को अच्छे से देखें और ये क्लास तब जाके आपको बेहतर रूप से समझ में आएगी। चलिए, आज मैं 6वां लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैंने बायोमोलिकुल्स के टॉपिक में मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होते हैं। तो मैंने इसके लिए प्रयोगशाला में बताया था कि कुछ केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के आधार पर ही ये बात का पता लगाया गया था कि ग्लूकोज कैसा स्ट्रक्चर वाला होता है, कैसे ही उसमें कितने OH ग्रुप लगे होते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। ये सारी बातों की जानकारी हमें उन केमिकल रिएक्शन से चला था। तो चलिए, एक बार मैं पुराने क्लास को आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि क्या क्या रिएक्शन हुए थे। तो सबसे पहले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए पहला जो रिएक्शन करवाया गया था वो ग्लूकोज को HI के साथ गर्म किया गया था। आप लोगों को याद होगा। आप लोग अगर याद नहीं है तो कृपया करके हमारे नोट्स जो बनाए हैं आपने हमारे लेक्चर का, उनको अच्छे से जाके देखें और आप उसको बार बार रिवीजन करते रहे बेटा, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे कर पाओगे। समझ में आया ना? नहीं तो खोपड़ी तोड़ दूंगा जाके घर पे। तो चलिए, मजाक कर रहा हूं, मैं तो आ नहीं सकता आपके पास। चलिए, मैं समझाता हूं कि जैसे ही ग्लूकोज को हमने HI के साथ गर्म किया था तो हमें N हेक्सेन की प्राप्ति हुई थी। और N हेक्सेन जो है हमें किस बात का कंफर्मेशन दिया था? दो चीज यहां से पता चला था। एक लीनियर चेन, रेखिक चेन का पता चला था कि ग्लूकोज जो है रेखिक चेन वाला है, एक मतलब जो सीधा चेन वाली श्रृंखला है। और दूसरा, इसके पास 6 कार्बन एटम्स हैं। इस बात का पता हमें N हेक्सेन से चला था और वो पहला रिएक्शन था HI के साथ। अच्छा, दूसरा रिएक्शन हमने कराया था ग्लूकोज को दूसरा रिएक्शन कराया था हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। याद होगा आप लोगों को, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हम लोगों ने जब रिएक्शन कराया था तो यहाँ पे ऑक्सिम का निर्माण हुआ था। और ये ऑक्सिम इस बात का कंफर्मेशन देता है कि इसके पास कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। C+O वाला जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है। और इस बात का पता हम लोगों को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ लगा था। और बताए थे कार्बोनिल ग्रुप दो तरह के होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो इस बात से हमें ये पता नहीं चला कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, इस बात से नहीं पता चला था। तो हम लोगों ने तीसरा रिएक्शन कराया था इस बात का पता लगाने के लिए। और ग्लूकोज को हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया था। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया था और यहां से हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला था। और ये ग्लूकोनिक एसिड ये बताता है कि इसके पास कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? CHO ग्रुप प्रेजेंट है। कौन से हैं? CHO ग्रुप प्रेजेंट है। इस बात का हमें यहां से ये पता चलता है ग्लूकोनिक एसिड से। और जो चौथवा रिएक्शन था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज को रिएक्शन कराया था। एसिटिक, आप जरा बेटा अच्छे से पढ़ लेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराया था तो हमें क्या मिला था? आप जरा एकदम अच्छे से समझ लेना। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया था तो हमें 5 OH ग्रुप का पता चला। 5 OH ग्रुप का पेंटा एसिटल मिले, याद है ना? पेंटा एसिटल मतलब 5 OH ग्रुप का हमें पता चला था कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बना लिया था। अच्छा, ये ग्लूकोज के पास हम बताए थे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और शुरुआत में सबसे ऊपर क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर CH2OH लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पे OH, H, फिर OH, फिर यहाँ पे क्या? OH, और उसके बाद H हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अच्छा, एक बात बताओ, हमने जब भी बताया था कार्बन एटम के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखने के लिए सिखाया था। बताया था एल्डिहाइड होगा तो उसको एल्डोज कहा जाएगा। याद करो जरा बउआ, याद करो, आपने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ाया था कार्बन एटम के आधार पर। और वहां बताया था कि मतलब जो है कार्बन एटम की संख्या जितनी होगी उसके आधार पर नाम होगा। तो यहां बताओ कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4
5 6, तो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए? हेक्सोज, मतलब जो एल्डो हेक्सोज कहा जाएगा। हम जानते हैं ना हेक्सेन होता है 6 कार्बन वाला, हेक्सा का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए कहेंगे एल्डोज, तो इसको कहा गया एल्डो हेक्सोज। क्या कहा गया इसको? एल्डो हेक्सोज के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है इसमें हेक्सेन है, 6 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए नाम दिया गया एल्डो। अगर इसमें कीटोन ग्रुप होता तो क्या बोलते उसको? कीटो हेक्सोज कहते हैं। बहुत अच्छा, एकदम अच्छे से एकदम आप जाके रिवीजन करो, आपको पता चलेगा ये एल्डो हेक्सोज हमने कैसे नाम दिया इसका। क्योंकि एल्डो हेक्सोज जो होता है, आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो जितना हो सके। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट में आप हमें लिख के बताओ, सर ये मुझे समझ नहीं आया, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और फिर से समझाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन पढ़ो, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम आपके सर के ऊपर आ चुके हैं, एग्जाम नजदीक है। अगर आप नहीं लड़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे, तो दूसरा कोई आपसे ऊपर चला जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो आपको पीछे नहीं होना है। आप हमारे बच्चे हो, हमारे शेर हो, हमारे फौजी हो, आपको लड़ना आता है, आपको जीतना आता है। आप लड़ो, एकदम अच्छे से लड़ो, हार नहीं मानना, बाद में पछताना नहीं है भैया। अपना अपना मतलब जो पूरा एफर्ट्स लगाओ, अपना पूरा क्षमता लगाओ। देना ना देना ऊपर वाले, थोड़ी सी अपनी डेस्टिनी पर भी 2% छोड़ दो, लेकिन अपना एफर्ट्स, अपना मेहनत डालो, सीखो, मेहनत करो। यही समय है आप लोगों का कुछ कर गुजरने का, ठीक है। तो चलिए, आपको हमने क्या बताया था? 6 कार्बन एटम होंगे, उसको हेक्सेन का नाम दिया जाएगा। और बताए थे अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डो हेक्सोज कहा जाएगा। याद है कि नहीं है? तो बताओ, ग्लूकोज, ये तो ग्लूकोज है ना, ये क्या है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का हम और भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? एल्डो हेक्सोज। क्या नाम देंगे? एल्डो हेक्सोज। तो ये मत घबराना कि सर ये आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाया एल्डो हेक्सोज, अभी इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एल्डो हेक्सोज क्या होता है। तो चलिए हम लोग एल्डो हेक्सोज की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों ने पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था। आज बता रहा हूं, इसमें 6 कार्बन आइटम्स हैं और ये 6 कार्बन के लिए नाम होगा हेक्सन, हेक्सा नाम आएगा। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें एल्डोज आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, तो इसका नाम बोलेंगे एल्डो हेक्सोज कहा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डो हेक्सोज के बारे में, या एल्डो हेक्सोज इसको कहेंगे। बाबू एक चीज बताओ, हमने पूछा कि ग्लूकोज के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, कौन से ग्रुप से हैं? एल्डो हेक्सोज ग्रुप से हैं। अच्छा, एल्डो हेक्सोज ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? तो वही फॉर्मूला होना है, CHO ग्रुप होगा और फिर CHOH 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 CHOH। कितने बार रिपीट हुए हैं? 4 बार रिपीट हुए हैं। याद है कि नहीं है? इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते थे? CHO और CHOH कितने टाइम्स? 4 टाइम्स लिखना था। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते थे? CH2OH। जरा बताओ ये ग्लूकोज है कि नहीं है? अच्छा, इस ग्लूकोज को हम लोग क्या कहेंगे? इस ग्लूकोज को कहेंगे एल्डो हेक्सोज। इसका नाम हम देंगे, अगर इसका IUPAC नेम दिया जाएगा तो हम बोलेंगे इसको एल्डो हेक्सोज कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एल्डो हेक्सोज का नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्या है, ये ओपन चेन है। ये क्या है? ओपन चेन है। ओपन चेन का मतलब है खुली श्रृंखला वाले, सीधी श्रृंखला वाले। इसको कहा जाता है खुली श्रृंखला की चेन है। कैसी चेन है बच्चा? खुली श्रृंखला वाली चेन होती है। ओपन स्ट्रक्चर होता है और ओपन स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन की संख्या 4 है। अब बोलोगे फिर से सर ये कायरल कार्बन क्या है, तो हम अब फिर से इसको समझाएंगे कायरल कार्बन क्या है। तो आप पहला लेक्चर को, दूसरा लेक्चर को याद करो। हमने जब कार्बोहाइड्रेट का न्यू डेफिनेशन दिया था तो वहां आपको बताया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, और हम बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। याद रख लेना, हमने क्या डेफिनेशन दिया था ऑप्टिकली एक्टिव का? जरा आप कमेंट में लिख के बताना कि ऑप्टिकली एक्टिव का हमने क्या डेफिनेशन दिया था। तो चलिए मैं समझाता हूं भी कायरल कार्बन क्या है। आप निश्चित कमेंट करना ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूं कि कायरल कार्बन क्या होता है। अच्छा, कायरल कार्बन जो है ये शब्द जुड़ा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ही ये टर्म जुड़ा है कायरल कार्बन, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकली ऑप्टिक को पहचानने का तरीका क्या है?
हमने तो समझाया था, डेफिनेशन दिया था कि ऑप्टिकली एक्टिव, चलो मैं ही बता देता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिसपे पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, याद होगा, वो लाइट जब इस कंपाउंड से होकर गुजरती है तो वो अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेती है, वो कुछ एंगल से रोटेट हो जाती थी। अगर एंगल से अगर रोटेट नहीं होकर सीधे निकल जाए, जिधर से लाइट आ रही थी उधर ही होते हुए पास हो जाए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? जो आए सीधा और थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, कुछ एंगल से मुड़ जाए, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये डेफिनेशन बताया था कि नहीं बताया था? तो चलिए आज मैं बता रहा हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचाना कैसे जाए। अच्छा, सबसे पहला बोलोगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचानने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला ऑप्टिकली एक्टिव को पहचानने का तरीका, उसमें हम लोग चेक करते हैं कायरलिटी कार्बन, कायरल कार्बन, कायरलिटी कार्बन को पहचानते हैं। अगर जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा कंडीशन है सुपर इम्पोजिबल, नन सुपर इम्पोसिबल इमेज होता है। इसका मतलब ऐसे इमेज बनते हैं जिसको हम एक दूसरे पर रखने पर वो उसका मतलब जो सेम वो नहीं रखा जा सकता। जैसे मैं ये हाथ की बात करता हूँ, अब ये हाथ हमारे ये हाथ का मिरर है, आप एकदम अच्छे से समझो, यहाँ शीशा लगा हुआ है, बीच में क्या लगा है? शीशा लगा हुआ है। अच्छा, ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ का ये हाथ हमारा मिरर इमेज है। अब क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर रखूंगा तो जरा देखो ये सारी उंगलियां, ऊपर की चारों उंगलियां जो है एक साथ तो आ गई, लेकिन ये दोनों उंगलियां हमारी एक साथ नहीं आई। इसको कहेंगे नन सुपर इम्पोसिबल इमेज कहा जाएगा। इसका मतलब जो है अगर ये दोनों एडजस्ट हो जाता ऐसे, इसमें सभी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, उसको कहा जाता है इम्पॉसिबल इमेज कहा जाता है, जो एक दूसरे पे ऊपर आ जाता है। और जो नहीं आता है उसको नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज कहा जाता है। तो दो कंडीशन होता है ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने का। सबसे पहला कायरल कार्बन उसमें होना चाहिए, दूसरा नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होना चाहिए। ये दो कंडीशन होगा तभी जाके वो कायरल, वो जो कंपाउंड होंगे एक्टिकली इमेज होगा। अब इसका हम डायग्राम लेके समझाता हूँ। नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्या है? जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, अब मिरर है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हाथ का फोटो बनाया, ये हमारी उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां है, ये अंगूठा है, मान लेते हैं। हमें नहीं आता, मुझे डायग्राम उतना अच्छा सा नहीं आता, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। ये हमारी हाथ है, मान लो आप ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये हमारा अंगूठा है। तो बताओ कैसे इमेज बनेगी? ये ऐसी इमेज बनेगी, ये अंगूठा इधर दिखा देगा और ये चारों उंगलियां ऊपर नजर आएंगी, ऐसे करके आएंगी कि नहीं आएंगी? जरा जरा बताना आप लोग। ये ऐसे करके हमारी आएंगी, ये इमेज बन गया। अच्छा, इस इमेज को उठा के रखेंगे तो ये चारों के चारों उंगलियां जो है इस पे आ जाएंगे, लेकिन अंगूठा ये इस साइड आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली 100% कवर नहीं कर पा रहा है। मतलब कुछ ऐसे, ये अंगूठा है, ये इधर आ गया, इधर आ गया, एक दूसरे को ढक नहीं पाया, छुप नहीं पाया। अगर छुप जाता तो वो इम्पॉसिबल इमेज हो जाता, ये छुप नहीं पाया, कुछ पार्ट जो है निकल गया। तो ऐसे इमेज को कहा जाएगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज कहा जाता है। तो आपको समझ में आया, ये इसको क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज कहा जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या कंडीशन है जरा बताना। सबसे पहला कायरल कार्बन, दूसरा नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। तो बोलोगे सर ये कायरलिटी कार्बन क्या होता है? ये कायरल कार्बन क्या है मैं समझाता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया में याद रख लेना, दुनिया में याद रख लेना आप, क्या कायरल कार्बन हुए कार्बन है जिस पर कार्बन एटम, हम जानते हैं कार्बन कितने वैलेंसी को, कितना वैलेंसी होता है, कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है? 4 से वो अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। और ये चारों जब बॉन्ड होना चाहिए, इस पर जो एटम होना चाहिए वो एटम अलग अलग होगी, सेम एटम नहीं। अगर चारों जगह, चारों पोजीशन पर, जिस कार्बन के चारों पोजीशन पर एटम जो है अलग अलग होगा तो वैसे कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। एकदम अच्छे समझो, अगर ये हाइड्रोजन है,
यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये R1 कोई ग्रुप है, मान लेते R1 है, ये कोई R2 ग्रुप है। तो जरा देखो आप यहाँ पे इस इमेज को देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है और कोई दूसरा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। यहाँ OH ग्रुप है क्या? और कोई OH ग्रुप है क्या? नहीं है। फिर एक R1 ग्रुप है और ये कोई R1 जैसा कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ R2 ग्रुप है। तो आप देखो चारों पोजीशन पर अलग अलग ग्रुप या अलग अलग का अलग अलग एटम लटके होंगे, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाएगा। इसको पहचानना बहुत आसान है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट भी लिखिए आप अच्छे से। आप क्या बोले, कायरल कार्बन कौन सा कार्बन है? सर कायरल कार्बन वे कार्बन होते हैं जिसके चारों पोजीशन पर अलग अलग एटम लटके होते हैं, ऐसे ऐसे कार्बन को ही कायरल कार्बन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया मित्रों? समझ में आया आप लोगों को? बताओ, आया समझ में? आया ना कायरल कार्बन क्या होते हैं? तो एकदम बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव को चेक करने के लिए दो कंडीशन है क्या? सबसे पहला उसका कायरल कार्बन चेक करो। अगर कायरल कार्बन है तो अगर उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन रहा है, वो कंपाउंड आंख बंद करके बोलो ऑप्टिकली एक्टिव है सर। तो बोलोगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव का तो मतलब समझ में आ गया। अब ये कायरल कार्बन का कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? बेटा कायरल कार्बन का इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं क्योंकि हमें वहाँ चेक करना होता है आइसोमर, ऑप्टिकली आइसोमर। अब वो भी समझाऊंगा ऑप्टिकली आइसोमर क्या होता है। तो बस अब इतना भी समझ लेना कि ऑप्टिकली एक्टिव को चेक करने का हमारे पास तरीका है क्या? दो कंडीशन है क्या? बताओ जल्दी से। पहला कंडीशन हाँ कायरल कार्बन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। अच्छा कायरल कार्बन क्या है? ऐसे कार्बन सर जिस पर चारों पोजीशन पर अलग अलग अणु या अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे, ऐसे कार्बन को कायरल कहा जाएगा। अच्छा सेम ग्रुप हो जाएगा, दो या दो से अधिक सेम ग्रुप, कायरल कार्बन नहीं है। जैसे एग्जांपल CH4। अब बताओ यहाँ पर कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन लगे हैं और चारों का चारों सेम है। देखो ना ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो फट से आप बोल देना, फट बिना सोचे समझे बोलना ये कार्बन कायरल नहीं है। क्यों नहीं है कायरल कार्बन है? बताओ ना, सेम ग्रुप है कि नहीं है? सेम ग्रुप है, इसलिए ये कार्बन कायरल नहीं है। कौन से कार्बन कायरल होंगे? जिस पर अलग अलग ग्रुप होंगे। सर नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज, ऐसा इमेज अगर किसी का फोटो हम लेते हैं, वो फोटो एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे ढक ले इमेज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढक लेगा उसको कंप्लीटली, तो ऐसे को कहेंगे सुपर इम्पोसिबल इमेज। तो इमेज ढकना नहीं चाहिए, कुछ पार्ट उसका दिखाई देना है। जैसे ये मेरा हाथ, बोले सर ये तो मछली है। बेटा मछली नहीं है, ये दिखा रहा हूँ, ये हमारी हाथ है, ये हमारे दूसरी हाथ है। अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूँ बीच में, तो बताओ इमेज कैसा बनेगा? ये हाथ बनेगा कि नहीं बनेगा? और दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा, बताओ ढक लिया क्या? अंदर वाला नहीं, ये सर ये अंगूठा बाहर है, ये ढक कब लेता सर? जब ऐसा होता। जरा देखो अब यहां से अंदर वाला हाथ आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? क्यों ढक लिया गया है, ये सुपर इम्पोसिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये नहीं ढका है तो नॉन सुपर है। किसका, कौन नॉन सुपर होगा? जिसका इमेज लिया जाएगा, जिसका हम क्या करेंगे, मिरर लेंगे, उसका मिरर लेंगे और उसका इमेज बनाएंगे। और वो इमेज जो है, उसका जो फोटो होना चाहिए वो ढकना नहीं चाहिए। अगर नहीं ढक रहा है नॉन सुपर है। तो दो कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने का। सर आपने क्या क्या समझा दिया, बहुत ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोसिबल, कायरल कार्बन, घबराना नहीं है। अब यहाँ देखो, आप पढ़ो, यहाँ पे पढ़ना बेटा। एक चीज क्या कहा जा रहा है, ये एल्डोहेक्सोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, जान गए। अच्छा ये ओपन स्ट्रक्चर वाला चेन है, इसमें कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। आप काउंट कर लो, 4 है। नहीं सर मुझे तो नहीं आता है, आप खुद से कर दीजिए। हाँ आप लोग तो बच्चे हो, नाक से दूध पीने वाले बच्चे हो, मैं ही सारा काम करूं, आप लोग को तो कुछ करना है नहीं। चलिए मैं ही कर देता हूं। अच्छा आप लोग मेरे बच्चे हो, चलो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कायरल कार्बन है या नहीं। अच्छा एल्डोहेक्सोज को देख रहा हूँ, जरा बताओ CHO, क्या क्या ये कायरल कार्बन? नहीं सर, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल 4 जुड़ना चाहिए कार्बन एटम। कितना? 4।
सर यहाँ पे डबल एटम के साथ, डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा हुआ, COOH, ये कायरल नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद CHOH, अब बोले सर CHOH का मतलब यही ना हो गया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ OH ग्रुप, फिर CHOH, याद है आपको CHOH, फिर सर यहाँ पे CHOH, देखो, फिर यहाँ पर CHOH, और फिर यहाँ पर CH2OH, हाइड्रोजन दो वो, एक OH है कि नहीं है एल्डोहेक्सोस, जरा देखो इस इमेज को। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी कायरल कार्बन होंगे वहां पे हम मतलब जो है कुछ बिंदा डाल दूंगा ताकि आप उसको पकड़ पाओ एक कायरल कार्बन है। ये कार्बन बताओ आप लोग कायरल है या नहीं है? कि सर ये कायरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ के जो कार्बन्स हैं, यहाँ के जो कार्बन्स हैं ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। यही तो एल्डिहाइड है सर, ये एल्डिहाइड, इसके पास तीन ही एटम है, तीन ही ग्रुप है, एक O H और इधर एक ग्रुप ये हो गया। सर ये नहीं है, इसमें एक और लगना चाहिए था, ये कायरल कार्बन नहीं है, इसको कट्टो कर दिए, क्रॉस कर दिए। अच्छा ये बताओ कायरल है कि नहीं है? हाँ सर ये कायरल है। क्यों है कायरल? यहाँ देखो एक ग्रुप OH, देखो जरा यहाँ पे गौर करो, क्या लगा है, एक H है, इधर OH है, एक ग्रुप इसका इधर लगा हुआ है और एक ग्रुप इसका इधर लग गया। जरा देखो इधर वाला एक ये अलग ग्रुप है, इधर वाला एक अलग ग्रुप है, और ये H है, ये OH है। बताओ कायरल है या नहीं है? अरे देख के बताओ ना, कितना मुझे आप तंग करोगे, देख के बताओ आप, ये है ना कायरल है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पर H है, ये OH है, दो ग्रुप, और यहाँ पे देखो ये अलग ग्रुप है और ये भी अलग ग्रुप है, चार ग्रुप हुए। क्या इसमें समान है? क्या नहीं है, इसमें क्या है, चारों अलग अलग है। सर ये कायरल कार्बन है। तो ठीक बेटा, ये कायरल कार्बन हो गया। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा कि सर ये कायरल कार्बन है, आप इसको डॉट दे दो ताकि मैं काउंट करता हुआ चलूं। अच्छा बेटा ये बताओ कायरल है कि नहीं? सर है कायरल। कैसे हो गया कायरल? इसका कायरल होने का कंडीशन, सर यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ H ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये भी एक अलग ग्रुप हो गया। जरा देखो, एक दो तीन चार, चारों का चारों अलग अलग, ये भी सर कायरल हैं। बहुत अच्छा, अब इसको भी मैं सर आप डॉट कर दो ताकि मैं पहचान लूँ कायरल कार्बन है। चलिए मैं कर देता हूँ, ये कायरल कार्बन हो गए। ये बताओ सर ये भी है उसी तरह। आप देखो अच्छे से देखो, आप मुझे क्या सिखा रहे हो, मैं तो ज्ञानी हूँ। अच्छा ये दोनों एटम हो गए और ये ग्रुप एक अलग ग्रुप हो गया और ये अलग ग्रुप हो गया। जरा देखो गौर करो, चारों का चार हो गया। तो चलो ये भी है सर, आप डॉट देते चलना, अब भूलना नहीं। चलो ये दे दिए। अच्छा ये बताओ, ये भी कायरल कार्बन है सर ये, और लास्ट वाला बताओ। नहीं है बाबू, माय डियर फ्रेंड, माय डियर, ये नहीं है। क्यों नहीं है? एक OH ग्रुप है, ये H ग्रुप है, ये H ग्रुप है। सर दोनों H ग्रुप तो सेम है, चार लगे हुए हैं, मान लिया मैंने चार लगा हुआ है, लेकिन ये देखो ना, ये दोनों सेम। बोलेगा हम दोनों भाई भाई एक ही साथ हैं, हम दोनों भाई एक ही जगह पलटके हुए हैं, इसलिए हम कायरल नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा ये OH ग्रुप है, ये अलग ग्रुप इधर वाला, तो ये कायरल नहीं है। तो बउआ ना पहला वाला कार्बन कायरल है ना लास्ट वाला कायरल कार्बन है, बीच का बच गया। कितना काउंट करो आप। सर चार कायरल कार्बन हो गए, एक दो तीन और चार आया। था इसमें क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन की संख्या, कायरल कार्बन की संख्या बताओ कितना है कायरल कार्बन की संख्या? चार। बोले सर इतना मेहनत आप क्यों करवा रहे हो? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, क्योंकि बेटा इसका स्ट्रक्चर हमको देखना है। अच्छा एक एक फॉर्मूला हमारे पास है कि इसके कितने स्ट्रक्चर दुनिया में संभव हो सकते हैं। भैया इसके कितने कंपाउंड हैं इसी की जैसा, हमको पता लगाना है कि 6 कार्बन एटम और एल्डिहाइड ग्रुप के एल्डोहेक्सोज कितने हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज हम बताया था, ये ग्लूकोज है। अच्छा ग्लूकोज के कितने स्ट्रक्चर दुनिया में संभव हैं, उसके लिए हमको ऑप्टिकली आइसोमर निकालना पड़ता है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं,
ऑप्टिकली आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकली आइसोमर क्या होता है सर? ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में तो बताया था, ऑप्टिकली आइसोमर के बारे में नहीं बताया था। अच्छा, मैं समझाता हूँ। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो ऑप्टिकली आइसोमर होते हैं। एकदम सिंपल सा बात। जो कंपाउंड पहले ही बताया था मैंने सेकंड क्लास में, अच्छे से पढ़ना, ऑप्टिकली एक्टिव बहुत काम आने वाला है आप लोगों का। हमने क्या बताया कि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं जिनके ऑप्टिकली आइसोमर हैं संसार में वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब सर जिलेबी की तरह बार बात को गोल गोल मत घुमाओ, आप सीधे मुद्दे पे आओ, ये समझाओ, ज़्यादा बकवास मत करो आप। चलो ठीक है, ऑप्टिकली आइसोमर मैं समझाता हूँ कि देखिए संसार में मतलब ऑप्टिकली आइसोमर क्या होते हैं। ऑप्टिकली आइसोमर का मतलब ये होता है उसके जितने भी कंपाउंड हैं उसके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होंगे। क्या क्या सेम होंगे? पहला कंडीशन, इसके प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसके गुण बता रहा हूं। ऑप्टिकली आइसोमर के जितने भी संसार में होंगे ऑप्टिकली आइसोमर उसके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होंगे। क्या सेम होंगे? मोलेकुलर फॉर्मूलाज सेम होंगे। अच्छा, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होंगे, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, उसका स्ट्रक्चर सेम। अच्छा, तीसरा क्या? उसका सर केमिकली और रासायनिकली मतलब भौतिक और रासायनिक गुण भी सेम होंगे। क्या क्या होंगे? फिजिकल एंड केमिकल गुण भी समान होंगे, मतलब फिजिकली और केमिकली सिमिलर होगी। इसका मतलब क्या है? इसके भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण भी क्या होंगे? रासायनिक गुण भी सेम टू सेम होंगे। सर तो अलग क्या होगा? अलग बेटा, अब चौथा और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं, ये इसका अलग क्या होगा? ये पीपीएल लाइट में बिहेवियर अलग अलग दिखाएगा। मतलब ये लाइट जब इससे गुजरेगा, कौन सा? पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, जब इन कंपाउंडों से गुजारोगे तो उसका रोटेशन अलग अलग मिलेगा। किसी में 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा, किसी में 45, किसी में 52 डिग्री, किसी में 168 डिग्री, रोटेशन अलग अलग होगा। इस ये कंपाउंड को ही ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। समझाता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ, बस इसके नेचर को समझो आप। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब, सॉरी, ऑप्टिकली आइसोमर का मतलब ये हो गया कि ऐसे कंपाउंड जिसके मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब क्या? वो फॉर्मूला C6H12O6 लिखते थे, वो मोलिकुलर फॉर्मूला। एल्डो हेक्सोज के कई सारे ऑप्टिकल आइसोमर हैं, नाम बताऊंगा मैं, नाम बताऊंगा। ये फॉर्मूला भी सेम है, उसके स्ट्रक्चर बनाओगे वो भी सेम मिलेगा, उसका केमिकल या रासायनिक सब गुण एक समान है। हाँ, बस उन कंपाउंड को जब पीपीएल लाइट से गुजारोगे तो पीपीएल लाइट डाइवर्ट हो जाएंगे अलग अलग एंगल पर। कंपाउंड सेम है, सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ, उसका फॉर्मूला से लेके स्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ सेम, बस बिहेवियर उसका बदल जाता है। कौन सा बिहेवियर? उसका पीपीएल लाइट में बिहेवियर बदल जाता है। अगर पीपीएल लाइट से गुजार दिए तो पीपीएल लाइट जो है रोटेट हो जाता है, किसी का कुछ एंगल से, किसी का कुछ एंगल से रोटेट हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को ही ऑप्टिकली आइसोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीएल लाइट में बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली आइसोमर कहा जाता है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, अब मतलब खोपचे में लिख लेना, खोपचा मतलब नोट करके कहीं कोने में लिख लेना, ठीक है? तो क्या हो गया ये बेटा, आपको समझ में आ गया ऑप्टिकली आइसोमर का मतलब क्या होता है। सबसे पहला उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, उसका मतलब जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, ये सेम है, सेम ये सब सेम है। ऐसे करता हूं, ऐसे मैं कर देता हूं, ये सेम सबका सेम, ये तीनों चीज सेम मतलब समान होंगे। उसका अलग क्या होगा?
जब लाइट से गुजारेंगे, कौन सा लाइट से, जब पीपीएल लाइट उससे होकर गुजारेंगे, उसमें डाइवर्जन देखने को मिलेगा, उसमें रोटेशन अलग अलग देखने को मिलेगा। ऐसा लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली आइसोमर कंपाउंड कहा जाता है। अच्छा बताओ सर कैसे निकालेंगे, कितने इसके ऑप्टिकल आइसोमर संभव है? बेटा ऑप्टिकली आइसोमर का फॉर्मूला जो होता है, आइसोमर का फॉर्मूला जो होता है 2 के पावर n होते हैं, याद कर लो। और n बराबर कायरल कार्बन, सॉरी n बराबर क्या हो गए, n बराबर कायरल कार्बन। तहलका मचा दो, आग लगा दो, आग लगा दो पढ़ाई में, तहलका मचा दो, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। आप समझ लो एकदम कितनी आसानी से समझा रहा हूं कि ऑप्टिकली आइसोमर निकालने का तरीका क्या है, 2 का पावर n और n बराबर कायरल कार्बन की संख्या। और कायरल कार्बन का संख्या बताओ, एल्डो हेक्सोज के लिए क्या था, एल्डो हेक्सोज में कितने कायरल कार्बन थे बेटा, एल्डोज हेक्सोज में n बराबर जो था, n बराबर कितने थे, 4 थे। अब बता दो इसके ऑप्टिकली आइसोमर क्या हो गया, ऑप्टिकली आइसोमर OS लिख देता हूं, सॉरी OI लिख देता हूं, ऑप्टिकली आइसोमर बताओ कितने होगा ऑप्टिकली आइसोमर। सर फॉर्मूला तो लिखा हुआ है 2 के पावर n, आप बार बार क्यों हमसे पूछते हो, आप क्यों परेशान हो जाते हो? नहीं, एनर्जी के लिए, एनर्जी, यही एनर्जी आपके अंदर चाहिए मुझे। तो बताओ कितना हो गया, 2 का पावर n और n बराबर 4, तो बताओ कितना हो गया। सर फिर पूछ दिया आपने, मित्रों मेरा काम ही है पूछना। 2 के पावर 4 कितने हो गए सर, इसका तो आंसर 16 होना चाहिए। इसका मतलब सर, इसका मतलब एल्डो हेक्सोज में 16 प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे। हाँ 16, सबका फॉर्मूला एक समान होगा, हाँ सबका समान होगा। सर इसका केमिकल और रासायनिक गुण भी समान, हाँ सब कुछ समान होगा। हाँ, बस चेंज क्या हो जाएगा, जब उस 16 कंपाउंड से लाइट गुजारेंगे एक एक करके, सब में अलग अलग रोटेशन मिलेगा। किसका, पीपीएल लाइट का। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने इतना कहानी सुनाया आपको, इसलिए ऑप्टिकली आइसोमर को वहां पे समझाया था कि बेटा इसका काम आने वाला है, ऑप्टिकली आइसोमर क्या होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर हो रहा है ना? चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लें आप लोग, और नोट्स में सुंदर सुंदर राइटिंग से मोती की तरह लिख दो, छाप दो और मुझे भेजो, ठीक है? तो चलो आप लोग नोट्स बना के मुझे जरूर भेजना कि सर ऐसे बना रहा हो नोट्स। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और आप लोगों का जब एनर्जी देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ बने रहे, कंसंट्रेशन को बनाए रखें, और इस वीडियो को सभी जरूरतमंद बच्चों के पास भेजें जिनको 15 मार्क लाना है एग्जाम में केमिस्ट्री में। उन 15 मार्क तो समझ लेना केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है। इसलिए बच्चों जिनका रह गया है वीक, जो रटते रटते हो गए हैं परेशान, तो हमसे मिले, हमारे वीडियो से मिले और उनको पढ़ाएं, उन तक शेयर करें, उन जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य उन सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, कॉन्सेप्चुअली शिक्षा देना। रटने वाला मैं भी काम नहीं किया, आप लोगों को भी नहीं कराऊंगा। रट्टा मार पढ़ाई छोड़ो, अब कॉन्सेप्ट का जमाना है, कॉन्सेप्ट लो आप लोग, ठीक है? ठीक है, आप लोग ले लिया आप लोग ने। चलिए मैं समझाता हूं, अब आप पढ़ो, अब इसको पढ़ो एल्डो हेक्सोज के बारे में। हम जानते हैं सर एल्डो हेक्सोज तो ग्लूकोज है, हाँ सर ग्लूकोज है। इसका नाम एल्डो हेक्सोज सर इसलिए पड़ा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ सर। सर इसके पास 6 कार्बन है, हाँ सर 6 कार्बन है, इसलिए 6 कार्बन के लिए हेक्सोज और एल्डिहाइड के लिए एल्डो, तो एल्डो हेक्सोज है। सर इसके पास ओपन चेन है, हाँ सर दिखाया था सीधा सीधी। अच्छा सर इसमें कायरल कार्बन की संख्या 4 है, दिखाया था कायरल कार्बन, याद है कि नहीं है? कायरल कार्बन 4 है, और कायरल कार्बन ऐसे कार्बन हैं, अब यहाँ लिख दिया है कायरल कार्बन ऐसे कार्बन है जिस पर 4 अलग अलग, बेटा देखो यहाँ 4 है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 ही होना चाहिए। कंडीशन मेरा बच्चा, कंडीशन है ये 4, अच्छा 4 होना चाहिए, और 4 अलग अलग होना चाहिए, और ये 4 अलग अलग अणु और परमाणु अच्छा आजा, ये 4 अलग अलग अणु और परमाणु होते हैं, ऐसे कंपाउंड को कायरल कार्बन कहते हैं। सर आप बहुत मस्ती करते हैं, बेटा मस्ती करके पढ़ना चाहिए, ठीक है? बोर हो के मूल ऐसे करके नहीं जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पढ़ाई भी एकदम अच्छे से करो, ठीक है?
तो क्या हो गया? अच्छा, ऑप्टिकली आइसोमर के क्या फॉर्मूला होते हैं? ऑप्टिकली आइसोमर के सर फॉर्मूला होते हैं 2 का पावर n हो गया सर, n बराबर कायरल कार्बन की संख्या, और ऑप्टिकली आइसोमर कितने हैं? 16 हो जाएंगे, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। सर आप नाम बताओ, 16 का 16 नाम बताओ, मैं तो चाट जाऊंगा उसको, रट रट के रात गुजार दूंगा। रट्टा नहीं मारना सबको याद नहीं, पागल हो जाओगे, हम भी, हमको, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, ये 16, हाँ देखूंगा तो नाम सबको पता है। अब बोलोगे सर गिन के बताओ, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं रखना है, टोटली याद नहीं रखना है, वो रिसर्च वाला सब रखे अपना करे। क्या क्या है इसके? इसके एल्डो हेक्सोज ग्रुप के 16 कंपाउंड है, और ये 16 ऑप्टिकली आइसोमर कंपाउंड है, और ये 16 ऑप्टिकली आइसोमर क्या क्या हो जाएंगे? तो इसमें से एक नाम है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज। ग्लूकोज नाम सुना है ना, गैलेक्टोज, मेनोज बताए थे, ये मोनो कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेकेराइड्स है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप। गैलेक्टोज के पास भी 6 कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप। मेनोज के पास भी 6 कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप। बताओ ना, बताओ जरा बताओ, है कि नहीं है? नाम अलग अलग है, नाम क्या है? अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। क्यों स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम? फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, नाम अलग अलग क्यों? क्योंकि इसको जब पीपीएल लाइट से गुजारा गया, गैलेक्टोज को, ग्लूकोज को, मेनोज को अलग अलग रोटेशन को दिखाया। हम नहीं बोल रहे हैं, उससे यंत्र जो दिखाए थे ना वीडियो में, जिधर से गुजर रहा था लाइट, और लाइट जो टेढ़ा के अंदर गया था, और पीछे में जो प्लेट था उस पर दिखाया था कितना रोटेशन होता है, वो बता रहा है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बाय प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया ना? और भी सर 3 ही आपने बताया है, क्या क्या बताया है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज। बेटा इसके 16 का 16 है, हम बताएंगे नाम, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मेनोज, टेलोज, गैलेक्टोज, आइडोज, ये सब के सब 16 ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं। कितना बेवकूफ आप लोग, उतना याद नहीं रखना है। 3 एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा 3 एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। क्या? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज। अच्छा, एल मतलब जो है बोले सर ने टेलोज भी रख लेंगे, सर रख लेना, बस मैं बता रहा हूँ 3 ही याद रखना। ऑप्टिकली आइसोमर, एल्डो हेक्सोज के 3 ऑप्टिकल आइसोमर याद रखो, 16 को याद रखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, 3 क्या क्या सर याद रखना है, फिर से बताना। पहला ग्लूकोज, फिर गैलेक्टोज, फिर मेनोज। क्या बोलोगे? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, तीनों का सेम फॉर्मूला है, C6H12O6, 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 तीनों का सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम मिला है। बस अंतर है लाइट के बिहेवियर पर, पीपीएल के बिहेवियर बदल जाता है। सब क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसके 16 का 16 याद नहीं रखना है। कितना एग्जाम्पल याद रखोगे? 3। ये इसलिए याद रखना क्योंकि ये यूज हो जाता है, कभी कभी कर लेते हैं अपने लोग। तो क्या क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, तीनों का स्ट्रक्चर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? ले लिया ना? आगे बढ़ता हूं। तो ठीक है, आपने ये तीनों का ले लिया, आप बना लेना, अपने बुक में बना लेना, सबका सेम स्ट्रक्चर देख लो ना, सबका। सर कुछ भी चेंज नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज है, बताऊंगा, बाद में चर्चा करूंगा। सबका सेम है, सब कुछ अलग अलग है, सबके इमेज अलग अलग है, ठीक है? अच्छा, अब ये एग्जाम्पल, इस 16 का 16, एलोज, ट्रेलोज, ये सब बहुत सारे हैं, हटाओ इस सबको। अच्छा, अगला बात करता हूँ डी ग्लूकोज का। अभी बताया था ना, ये डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, याद है? एल लिवो फॉर्म है और डी डेक्सो फॉर्म है। और डी डेक्सो फॉर्म क्यों है? क्योंकि रोटेशन अगर क्लॉकवाइज मिल जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है तो डेक्सो कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मिल जाए, घड़ी की विपरीत दिशा में मिल जाए तो उसको कहा जाता है एल फॉर्म, लिवो फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जरा गौर करना, सबके नाम में सर डी लगा हुआ है। सर क्यों डी लगा है? तो आपको हमने पहले भी कई बार समझाया है। अगर ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 6, तो भैया ये 6th कार्बन है, 6 से पहले 5 है, तो हम बताए थे सेकेंड लास्ट कार्बन पर, सेकेंड लास्ट, नीचे से जो दूसरा नंबर पे है वो उसको कहते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में जुड़ जाता है, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है? राइट साइड जुड़ जाते हैं तो उसका डी नाम दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है डी ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज है। अगर OH ग्रुप इधर जुड़ा होता उसको हम एल ग्लूकोज कहते,
लेकिन यहाँ पे क्या है, डी ग्लूकोज है। उसी तरह से यहाँ देखो सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप किधर, राइट साइड है, राइट साइड है तो डी गैलेक्टोज। यहाँ भी देखो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप कहाँ है, ये सर राइट साइड में है, तो सर इसका भी नाम डी रख दे, क्या रख दो बेटा, डी मेनोस, इसको मेनोस कहा जाएगा। अब एक एक पहला पढ़ते हैं डी ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है, तभी जाके मैं स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। अच्छा देखो डी ग्लूकोज क्या है, आते हैं, तो कहा जाता है ये डी ग्लूकोज है, क्या है ये, डी ग्लूकोज है। अच्छा ये पता है जब ये डी ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल सॉल्यूशन में डाल देते, OH सॉल्यूशन में, पता है क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही OH सॉल्यूशन मिलेगा किसको, अच्छा एक चीज, एक प्रॉपर्टी याद रख लेना, एल्डिहाइड ग्रुप जहां भी होगा या कीटोन ग्रुप जहां भी होगा, वो अल्कोहल ग्रुप जहां भी देखने को मिलेगा रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है वो। तो बबुआ इसका क्या होता है कि हम हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके मतलब वो आपस में दोनों सिरा को जोड़ लेता है, पूछ को जोड़ लेता है। सर नहीं समझ में आ रहा, अच्छे समझा देते हैं। हमने क्या बताया था, यहाँ पर CHO ग्रुप है, फिर CHOH है, कहाँ तक होगा, कितना होगा, 4 होगा, CHOH CHOH CHOH, सर बनाते चलो, चार बना दो, CHOH CHOH, और लास्ट में सर CH2OH जोड़ दो, CH2OH को जोड़ दो। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड्स ग्रुप है। सर कितनी बार बताओगे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, माथा खराब कर दिया आपने। नहीं बेटा माथा खराब नहीं करना है। और यहाँ OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप को कहते हैं अल्कोहल ग्रुप, क्या कहा जाता है, अल्कोहल ग्रुप कहा जाता है। अच्छा अल्कोहल का तो फॉर्मूला जानते हैं, OH होता है, अल्कोहल होता है। अच्छा वहां देखेंगे क्या होता है। अच्छा क्या होता है, ये अल्कोहल अल्कोहल OH ग्रुप सब में लगा हुआ है। तो ये एल्डिहाइड क्या करता है, OH ग्रुप किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, किसी के भी साथ, जहां भी OH ग्रुप देगा रिएक्शन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर बगल वाला पड़ोसी के साथ नहीं करता है, ये भी बगल का पड़ोसी है, ये डायरेक्ट 5वां नंबर के जो घर पड़ोसी हैं उससे वो कांटेक्ट करता है, अगल बगल में नहीं। हाँ अगल बगल में बदमाशी नहीं है। हाँ बदमाशी कहाँ करना है, बगैर घर छोड़ के, घर के बाहर घर में तो बदमाशी क्या कौन करता है, कौन सा जानवर, हाँ शेर जो है खुले में चैलेंज करता है। तो इसलिए याद रख लेना क्या, कि याद रखेगा CHO ग्रुप मतलब 5वें कार्बन एटम पर, कौन से कार्बन एटम पर, 5वें कार्बन एटम पर जो OH ग्रुप है उससे रिएक्शन कर लेगा। सर क्यों करेगा रिएक्शन, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, हेमी एसिटल को बनाता है। अब दिखाते हैं कैसे, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हेमी एसिटल को बना रहा है, एकदम अच्छे से समझो कैसे भैया। यहाँ पे हम जानते हैं ये कौन सा मतलब जो है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C+OH है, यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है। ये जैसे ही अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन किया तो हेमी एसिटल का निर्माण किया। अब ये हेमी एसिटल का निर्माण कैसे करता है, मैं इस कहानी को समझा रहा हूँ, क्लियर हो रहा है बात, मैं समझाऊंगा कैसे हेमी एसिटल का निर्माण किया। तो हमारे पास क्या है, CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप हम जानते हैं, CHO क्या लिख सकते हैं, C+OH, और ये ग्रुप खाली था। सर ये R क्या जोड़ दिए, बेटा ये कोई ग्रुप आके जुड़ा होगा, इसी का तरह हम एल्डिहाइड है कि नहीं, C+OH और एक पोजीशन खाली, और ये पोजीशन पर मान लेते हैं कोई R2 ग्रुप आके जुड़ गया है, कोई दूसरा ग्रुप आके बोलेगा हमको भी जोड़ लो भैया, आपका पोजीशन खाली है, हमें जगह दे दो, कुछ हमें रात गुजारने के लिए कुछ जगह तो दे दो, कुछ रोटी तो खिला दो। तो हाँ ये इसको R ग्रुप को जोड़ लिया, किसने, एल्डिहाइड ने, ठीक है। अच्छा जब इसको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मूला OH हो जाता है या नहीं है, राइट या रॉन्ग, है सर, है सर, ये अल्कोहल है सर, ये अल्कोहल है सर। इसके पास भी R1 ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल है सर। इसके पास पोजीशन खाली था, फिर कोई आया बोला कि मुझे भी जोड़ लो, मान लो R1 आया, इसको बोला OH को मेरे साथ भी जोड़ लो, इसने जोड़ लिया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये हमारा एल्डिहाइड्स था, और ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है,
अल्कोहल ग्रुप है। एल्डिहाइड और अल्कोहल जब भी मिलता है तो ये रिएक्शन करके हेमी एसिटल का निर्माण करता है। कैसे, अब देखना, यहाँ जो क्या बताए थे गोल्डन रूल केमिस्ट्री का, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ रिएक्शन करेगा। सिंगल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर, पाई बॉन्ड होता है वहाँ पे कमजोर होता है, तोड़ के जुड़ जाता है। तो सबसे पहला ट्रिपल बॉन्ड पे हमला, फिर डबल बॉन्ड पे हमला, फिर सिंगल बॉन्ड पे हमला। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड पे कैसे, अब कार्बन के पास चारों वैलेंसी कंप्लीट है, देखते रहना कार्बन के पास कितने वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं, 2 ऑक्सीजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, एक R2 आके जुड़ गया। अब क्या बोलेगा ये अल्कोहल, बोलेगा मेरे को भी जोड़ो, मेरे को भी जोड़ो, मेरे को रास्ता दो यहाँ पे। कार्बन बोलेगा भैया मेरे पास तो चारों का चारों बंधन, चारों का चारों जगह फुल है। तो बोलेगा ऐसा करो, ये नया ग्रुप आया R2 को तोड़ो। बोला ना ना ना, बहुत मजबूत है ये, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग, इसको मैं नहीं हटा सकता। तो बोला हाइड्रोजन को तोड़ लो। बोला ना ना, ये पुराने समय से मेरे साथ है, मैं नहीं हटाऊंगा। तो बोला ऐसा करो ऑक्सीजन को बोलो। बोला हाँ, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा जगह है, अगर ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड तोड़ ले तो मेरा एक पोजीशन खाली हो जाएगा। देखो ना, अगर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड टूट गया तो कार्बन के पास एक जगह खाली हो जाएगा। और ऑक्सीजन चिल्लाने लगेगा नहीं मेरा तो 2 था, आपने मेरा एक छीन लिया। तो बउआ उसका भी इलाज था इसके पास। क्या था, इसने कहा कि भैया ऐसा करो आप लोग, यहाँ पे हम मैनेज करवाते हैं क्या, कि आप ऐसा करो, यहाँ देखो इसका रिएक्शन करा रहा हूँ, देखते रहना अच्छे से। कार्बन ने बोला कि हम R2 को नहीं तोड़ सकते, ना ही हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं, तो किसको तोड़ा जाए बेटा, इसको तोड़ा जाए। एक बार अच्छा से बनाते, नीचे करके समझाते हैं। इसने क्या कहा, हम किसको नहीं तोड़ सकते हैं, R2 को नहीं तोड़ सकते हैं और H को भी नहीं तोड़ सकते हैं। किसको तोड़ना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन के पास जाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके पास जगह बना सकता है, यही बना सकता है। और ऑक्सीजन के पास है, बोला ऑक्सीजन भाई एक आपके पास 2 कुर्सी है, एक कुर्सी मेरे को दो, मैं भी बैठूंगा आपके बगल में। बोलता ना ना ना, हमको 2 कुर्सी चाहिए, हमेशा चाहिए, नहीं तो भैया मेरे पास हम अनस्टेबल हो जाएंगे, हम मेरा दिमाग पागल हो जाएगा। तो बोला आप क्यों पगलाते हो, ऐसा करते एक आपको सहारा देते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, एक हमारे पास जो है H है, वो तोड़ के आपको दे दूंगा। तो ये एक H यहाँ मतलब इसके पास दे देता है तो OH हो गया। देखो ऑक्सीजन के पास दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो गया। कैसे, एक यहाँ वाला वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन के साथ है, दोनों कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब बोलोगे सर कैसे, अब यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। अब ये ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन आ गया, OH जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का दोनों डिमांड पूरा हो गया, दोनों वैलेंसीज की कंप्लीट हो गई, तो यहाँ OH ग्रुप है। और ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल का यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो यहाँ आके ग्रुप जुड़ जाएंगे। कौन सा ग्रुप जुड़ जाएंगे बेटा, यहाँ पर R2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा। और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा इसी को कहेगा हेमी एसिटल कंपाउंड, हेमी एसिटल, इसको कहा जाता है हेमी एसिटल। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, अच्छे से समझ लेना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी हम बाद में दिलवा देंगे, पहले इसको समझा देता हूँ कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, और दोनों के साथ मिलकर क्या बनाया, हेमी एसिटल को बनाया। कैसे बनाया, ये हमारे पास जो है ये अल्कोहल ग्रुप है, R2OH बताया था ना, ये R2 और ये OH अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप है क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है और यहाँ R1 ग्रुप है। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये सेक्रीफाई देना होगा ऑक्सीजन को, एक बंधन हटाना पड़ेगा, एक बंधन हटा लेगा तो ऑक्सीजन चिल्लाएगा कि मेरा एक जगह खाली हो गया, मुझे ला के दो, कोई ला के दो। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा चिंता मत करो ऑक्सीजन, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा कर दूंगा। तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया और एक पोजीशन खाली हुआ, तो एक पोजीशन खाली हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन अलग हो गया था, ये हाइड्रोजन किसके पास गया, इसके पास गया, तो एक पोजीशन इसका खाली हो गया। तो यहाँ पे OR2 ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन एक किसको देना है, देखो ना इसके पास हाइड्रोजन है अल्कोहल के पास, ये हाइड्रोजन किसको दे दिया, O को दे दिया, और O को दे दिया तो अपना जगह ये खाली हो गया, ये और खाली हुआ तो यहाँ के जुड़ गया। इसी को कहा गया हेमी एसिटल। क्या बोला गया इसको, हेमी एसिटल कहा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बुआ सब,
ठीक है, ये हेमीएसिटल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे क्या किया गया, यदि CHO को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बना के देता है, हेमीएसिटल। और याद रख लेना सर, हेमीएसिटल क्यों बनाने की जरूरत है, वही तो समझा रहा हूं। अल्कोहल के पास एल्डिहाइड भी है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड भी है और OH ग्रुप भी है। तो ग्लूकोज का भी मन जो है वह सोचेगा कि अच्छा रिएक्शन कर लेता हूँ, और वहाँ के एल्डिहाइड और OH ग्रुप दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, और दोनों रिएक्शन करने के बाद वो एक साइकिल बना लेते हैं, दोनों सिरा जुड़ जाएगा उसका, और वो ओपन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, गोल गोल। कैसे बनेगा, मैंने दिखाया था कैसे बनेगा। 5वां कार्बन पे याद रखना, एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज के एल्डोहेक्सोज के ग्लूकोज के 5वें कार्बन एटम पर जो अल्कोहल होगा, OH होगा, उसी से रिएक्शन करके जुड़ गया। देखो ना यहाँ पे जुड़ गया, और ये क्लोज चेन बनेगा। वहां पे हम दिखाएंगे, याद रख लेना जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो। और यहाँ पे क्लोज चेन का निर्माण हो जाता है, और हेमीएसिटल के निर्माण से ओपन चेन वाला ग्लूकोज क्लोज स्ट्रक्चर वाला चेन बदल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार और अपने नोट्स में तैयार करना, और वहां दिखाएंगे हेमीएसिटल कैसे बना था। ठीक है, आगे चलूं क्या? चलिए आगे मैं चलता हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जरा गौर करना। अब देखो ना कैसे बनाया, ये ग्लूकोज था कि नहीं था, यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा, ये एल्डिहाइड कौन से कार्बन को अटैक किया, 5वां पे। छठा तो यहाँ है, CH2OH लास्ट में है, CH2OH कहाँ पे है, लास्ट में है। ये किस अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, 5वें पे। देखो ना, 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन एटम पे इसने रिएक्शन किया है, और रिएक्शन करके क्या किया है, हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड तोड़ेगा। ये अल्कोहल क्या करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, और यहाँ अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। तो देखो हाइड्रोजन तोड़ के यहाँ पर इसको तोड़ा, एक बॉन्ड को, तो जहां डबल था वहां एक तोड़ा, और तोड़ने के बाद इस ऑक्सीजन के पास क्या आया, एक हाइड्रोजन। किसने हाइड्रोजन दिया, 5वां कार्बन का हाइड्रोजन और दिया। और ये OH जो है, ये अल्कोहल हाइड्रोजन देने के बाद जो है इससे सीधा सीधी जुड़ गया। देखो ना जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और ये ऑक्सीजन तो रहेगा ही। अरे गौर करो, जरा सोच के देखो, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, ये ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन गया, सॉरी हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के पास, डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन ही सिर्फ यहां बच जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ ऑक्सीजन बच जाएगा। और जैसे ऑक्सीजन बच जाएगा तो यहां देखो ना, इस कार्बन पर ये बंधन, यहां बंधन बना, और केवल क्या बचा, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन से। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड फर्स्ट पे था और OH 5 पे था, दोनों रिएक्शन करके आपस में चेन बन गए। तो जरा देखो, ऐसा लगेगा कि घूम घूम के गोल 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 घूम रहे हैं, गोल गोल, इसका कहीं अंत ही नहीं मिलेगा, इसका कोई छोर अच्छा पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, वहीं पे लास्ट में पहुंच जाओगे, फिर से वहां चलोगे, फिर वहीं पहुंच जाओगे, कितना भी घूम लो। इसलिए इसका नाम दिया साइक्लिक, साइकिल के तरह, साइकिल का तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल गया। कैसे मिल गया सर, एल्डिहाइड ग्रुप ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, साइक्लिक। ये हमारा था ग्लूकोज, ओपन चेन था। कैसा चेन था बउआ, पहले ही बताए थे, ग्लूकोज का ओपन चेन, लंबा लंबी सीधा सीधी चेन था। और ये क्या किया, ये जैसे ही रिएक्शन किया, ओपन चेन था, ये ओपन चेन था। तो ये ओपन चेन, क्या हो रहा है, क्यों पागल हो रहा है, ये ओपन चेन था। चलो ये ओपन चेन वाला था, ओपन चेन वाला था। ये ओपन चेन क्या हुआ, ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप 5वें कार्बन के OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला ग्लूकोज बन जाता है। कहानी यही तो समझा रहे थे, यही तो बताना था आपको। तो आप इसको देख लेना, आप यहाँ पे देखना ओपन चेन स्ट्रक्चर बना है, और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर का क्या नाम है मैं अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बउआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको अपने नोट्स में बना लेंगे। अगले क्लास में मैं बताऊंगा ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे, मतलब ओपन चेन वाला कैसे बनाया जाता, नहीं बनाया जाता, सब कुछ बताऊं। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलूंगा अगले